खास मेहमान हमारे साथ है बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। हमारे साथ जफर इस्लाम है, लेकिन सबसे पहले मैं रुक करूंगी फॉर्मर लॉ मिनिस्टर अश्विनी कुमार जी का। अश्विनी कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। आपका ये जो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला है, जिस पर डॉक्टर उदित राज के कमेंट के बारे में भी मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन पहले मैं आपका जवाब चाह रही थी जो सुप्रीम कोर्ट का कॉमेंट आया उस पर, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस पर, जिसमें 3 साल पुराने सरकार के फैसले को वैध करार दिया गया। देखिए, जहां तक मेरा विचार है, ज्वाइन कर दिए संविधान की रूह से, सामाजिक और आर्थिक न्याय की रूह से, संविधान के स्तंभों की मैं ज्वाइन दिखा रहा हूँ, इसमें आपने खोला नहीं है, तरह से उचित है। और मेरा ये मानना है कि किसी भी तरह की का कंट्रोवर्सी इस जजमेंट पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी ये बात इनकार नहीं कर सकता, इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि आर्थिक पिछड़ापन सबसे ज्यादा इंसान को दुर्बल बनाता है, चाहे वो किसी भी वर्ग में हो। इसलिए क्योंकि हमने एक सम्मानवादी लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करना है, इसलिए संविधान की रूह से ये फैसला पूरी तरह से उचित है। मैं इसका स्वागत करता हूं। और ये डिबेट बहुत देर से चल रही है इस देश में कि गरीबी केवल एक जाति की नहीं है, गरीब गरीब है, और गरीबी सबसे ज्यादा इंसान को दुर्बल करती है, उसके आत्मसम्मान को झंझोड़ती है। इसलिए मैं ये मानता हूं कि एक ऐतिहासिक निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, जिसकी रूह से एक समान अधिकारवादी लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होने वाली हैं। मैं इस जजमेंट का समर्थन करता हूं। और लोकसभा में और राज्यसभा में जिस तरह की स्वीकृति 130वें अमेंडमेंट को मिली संविधान के, उससे ये जाहिर है कि आम पॉलिटिकल राय भी देश की इस पक्ष में है कि आर्थिक पिछड़ेपन से जो ग्रस्त लोग हैं उनको भी किसी न किसी तरह के अधिकार मिलने चाहिए। लेकिन अश्विनी कुमार जी, यहाँ पर एक और जो सवाल है वो ये भी उठता है, जो अभी थोड़ी देर पहले उदित राज ने उठाया था। उन्होंने ये कहा कि जब जातिगत आरक्षण की बात की जाती है तब तो कोर्ट रिजर्वेशन की ये बताने लगता है कि 50% के आगे रिजर्वेशन नहीं हो सकता। अब ये आर्थिक आधार पर आरक्षण की जब बात की जा रही है तो सेम रूल बुक यहाँ पर अप्लाई क्यों नहीं करती? और साथ ही उन्होंने ये आरोप लगाया जो पूरी व्यवस्था है वो जातिगत है, जो जाति पर आधारित है, अपर कास्ट को सपोर्ट करती है। मैं उनके इस विचार से सहमत नहीं हूं। हालांकि इंदिरा साहनी जजमेंट की बुनियाद यही थी, मगर उस वक्त भी ये डिबेट चली थी और बहुत जोर से चली थी कि आर्थिक तौर पर जो लोग पिछड़े हैं उनको भी पिछड़ा मानना चाहिए, केवल जाति का आधार ही पिछड़ापन का आधार नहीं हो सकता। आज उस बात को स्वीकृति इसलिए दी गई है क्योंकि इंदिरा साहनी जजमेंट के बाद जो संविधान में संशोधन सरकार ने किया, उस संशोधन को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी स्वीकृति दी है। और अगर ये कहा जा रहा है कि मैंने कहीं सुना कि सुप्रीम कोर्ट जातिवादी है, तो ये बिल्कुल सरासर दुष्प्रचार है। सुप्रीम कोर्ट के लिए ऐसे शब्द नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका सम्मान होना चाहिए। व्यक्तिगत राय फर्क हो सकती है, हर चीज पर डिबेट है। आखिर 2 जजों ने इसमें दूसरी जजमेंट भी दी है, तो मैं ये नहीं कहता कि दूसरे पक्ष के लिए कहने के लिए कोई बात नहीं है, मगर 3 जजों ने अपनी स्वीकृति दी है और ठोस संवैधानिक स्तंभों के अधिकार पर अपनी स्वीकृति दी है। इसलिए इसको लेकर मैं समझता हूँ अब राजनीति नहीं होनी चाहिए। 50% जो रिजर्वेशन थी वो जातिगत थी, 10% अगर आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण दिया गया है तो इसमें क्या बुरी बात है? नहीं, लेकिन एक स्कूल ऑफ थॉट है जो ये कहता है कि आप रिजर्वेशन पर लाइन कहां पर ड्रॉ करेंगे, क्योंकि एक और दलील जो ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण के पीछे दी गई, उसमें कहा गया कि धर्म और जाति के ऊपर उठकर, चाहे उसमें मुसलमान हो चाहे उसमें क्रिश्चियंस हो, सबको एक रिजर्वेशन दिया जा सकता है। लेकिन एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी कहता है कि आप आरक्षण की सीमा कहां पर तय करेंगे। ये बुनियादी सवाल है। देश की जो सरकार होती है समय समय पर लोगों की भावनाओं को आंक कर अपने फैसले करती है। जब इंदिरा साहनी जजमेंट आई थी 1990s में, तो उस वक्त ये भावना बनी थी कि जातिगत आरक्षण ही एक आरक्षण है जो संविधान की रूप से स्वीकार्य हो सकता है।
आज देश में ये भावना है इतने सालों के बाद कि गरीबी तो गरीबी है, चाहे ब्राह्मण की हो, चाहे पिछड़े वर्ग की हो, चाहे ठाकुर की हो, चाहे भूमिहार की हो। तो पिछड़ापन तो पिछड़ापन है, और आर्थिक पिछड़ापन से ज्यादा पिछड़ापन और कोई हो नहीं सकता। तो मेरा ये मानना है कि ये एक सही तरह का समावेशी फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, और मैं बतौर वकील के, बतौर एक राजनीतिक व्यक्ति के, बतौर एक नागरिक के इसका समर्थन करता हूं, स्वागत करता हूं। अश्विनी जी, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है, क्या अब ये दो तरह के आरक्षण की हम बात कर रहे हैं, एक तो जातिगत आरक्षण, जाति के आधार पर आरक्षण, और एक तरफ इकोनॉमिक स्टेट पर आरक्षण, इकोनॉमिक आधार पर, आर्थिक आधार पर आरक्षण। क्या वक्त नहीं आ गया कि जरूरत के हिसाब से आरक्षण मिले जाति के मुकाबले? तो ये उस और एक ये मूवमेंट है कि जरूरत के आधार पर आरक्षण है। जो आर्थिक तौर पर कमजोर हैं, उनकी जरूरत है कि स्टेट उनको किसी ना किसी तरह की सहूलियत दे। तो जो आपने सवाल पूछा, ये जो 10% रिजर्वेशन आज सुप्रीम कोर्ट ने जिसको अपनी स्वीकृति दी है, जिसको अनुमोदन उनका हुआ है, वो उसी दिशा में एक स्टेप है। तो मेरे कहने का ये भाव है कि ये डिबेट एक तरह से फिजूल डिबेट है, क्योंकि आरक्षण किसी का कम नहीं किया गया, बल्कि 10% आरक्षण स्वर्ण जाति के जो लोग हैं, जो आर्थिक तौर पर पिछड़े हैं, उनको दिया गया है। कोई ये सवाल कर सकता है कि भाई अब सिर्फ 40% ही पर होगा, मगर कहीं ना कहीं एफर्मेटिव एक्शन लेना जरूरी भी है, और आपकी ये बात भी जरूरी है कि कहीं ना कहीं सीमा होनी चाहिए। वो अंततः वो एक नीतिगत फैसला है जो सरकारें देश के लोगों की भावनाओं को समक्ष रखकर करती हैं। और मेरा मानना है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको अपनी स्वीकृति दे दी है और पार्लियामेंट ने भी दे दी है, इसलिए इस आज के दौर पर इस डिबेट को बंद करना होगा। मगर ये डिबेट, मेरा मानना है, खत्म नहीं हुई। ये डिबेट इस देश में चलती रहेगी आगे भी। बिल्कुल, ये डिबेट पहले भी रही है और ये डिबेट आगे बढ़ेगी, और ये डिबेट तब तक होती रहेगी जब तक रिजर्वेशन को लेकर एक सीमा तय नहीं की जाती है, उसकी एक बाउंड्री डिफाइन नहीं की जाती है, क्योंकि एक स्कूल ऑफ थॉट उस पर सवाल उठाएगा, क्योंकि उसके हित भी कहीं ना कहीं उससे आहत होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी।